जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th वालों का आज फिजिक्स का त्रैमासिक पेपर हुआ था, उन्हीं का क्वेश्चन पेपर आ गया है। देखते हैं कि पेपर कैसे आया था। पेपर बहुत ही अच्छा आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग से बना, कौन सा नहीं बना, कितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हैं। ओके, पेपर काफ़ी सरल था, अच्छा था, त्रैमासिक के हिसाब से बहुत ही मस्त आया था। तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा आप लोग का पेपर कैसे गया। इसमें हम सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन ऐसे करेंगे जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। जैसे बल का मात्रक पूछ देगा, उसका अपन बता सकते हैं सॉल्यूशन। और या तो वन लाइनर में क्वेश्चन हो सकता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने वाला, ऐसे क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा। अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को पूछोगे, बर्नौली का प्रमेय क्या है, प्रत्यास्थ संघट को सॉल्व कीजिए, सिद्ध कीजिए, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर समीकरण को सिद्ध कीजिए, विमी विधि से सिद्ध कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग है, अभी नहीं हो पाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगा, इसका पूरा का पूरा आंसर का PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे आज ही। आप लोग को पूरा का पूरा फ्री PDF टेलीग्राम चैनल पर, कैरियर विंग चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग वहाँ पर जाकर अपना पूरा का पूरा आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन जो 1 से 1.5 मिनट के अंदर बन जाता है वैसे क्वेश्चंस को बताऊँगा। ओके, पूरे का आंसर बताने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत चला जाएगा। तो PDF आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर प्रवेश कर जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 हमें बोला है उस बल का नाम लिखिए जो सदैव आकर्षी होता है। तो इसका आपका हो जाता आंसर गुरुत्वाकर्षण। सदैव आकर्षी बल कौन होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, देखो कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा कहाँ आता है? जमीन की तरफ खींच चली आती है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यही आकर्षित होता है हमेशा, आकर्षण बल। दूसरा, एंगस्ट्रॉम से क्या तात्पर्य है? तो एंगस्ट्रॉम, आपका जो एंगस्ट्रॉम है वो हमारा मात्रक है लंबाई को मापने का, लंबाई को मापने का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इसका लिखना क्या था? एंगस्ट्रॉम मतलब यह लंबाई को मापने का एक मात्रक है। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर बताना था 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आगे बढ़ते हैं। दूरियों को मापने के लिए प्रयुक्त मात्रक प्रकाश एवं पारसेक में क्या संबंध है? प्रकाश और पारसेक में, तो यहाँ आपका हो जाएगा जो एक पारसेक होता है, एक पारसेक होता है 3.2 वर्ष, 3.2 वर्ष, सॉरी 3.2 वर्ष, ये लिखना था। बिंदु वस्तु से क्या तात्पर्य है? तो बिंदु वस्तु से क्या तात्पर्य है आप लोग परिभाषाएं जान सकते हैं। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, एक पूर्ण चक्र के पश्चात उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन कितना होगा? देखो, अच्छा एक मिनट, अरे यार ये मेरा PDF हो गया। तो देखिए, एक वस्तु r त्रिज्या वाला, अच्छा वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, तो देखो ये हो गया हमारा एक मिनट इसको भी करते हैं। ये हो गया हमारा एक सर्कल, वृत्त, देखिए ये हो गया एक वृत्त, और ये एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट। अरे यार कहाँ चला जाता है बार बार, अरे भाई, ठीक है, ये हो गया एक वृत्त r त्रिज्या की, इसकी त्रिज्या क्या है? r। वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो कितना गति किया? कितना गति किया? जितनी इसकी परिधि होगी उसी में तो गति करेगा क्या, यानी कि इसकी जो दूरी हो गई वो क्या हो जाएगी? 2πr। दूरी क्या हो गई? 2πr। और इस पर विस्थापन कितना होगा? 0। विस्थापन तो 0 ही होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर नहीं बताया था क्या बिंदु वस्तु से क्या तात्पर्य? उदाहरण दीजिए। बिंदु वस्तु की परिभाषा नहीं कर पाओगे? चलो बता देता हूँ। देखो ऐसे, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में, वस्तु के आकार की तुलना में क्या हो? अधिक हो, मतलब बहुत अधिक हो ना। जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी है वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो दूरी है आकार की तुलना में क्या रहे? बहुत ही अधिक, इसको कहते हैं अपन बिंदु वस्तु। इसको और कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही परिभाषा को लिखें। इसको इस तरह से भी परिभाषित करते हैं, जो शून्य स्थान घेरे, ऐसे भी बोल सकते हैं, जो क्या करे? शून्य स्थान घेरे, या द्रव्यमान शून्य स्थान घेरे
लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, सीमित होता है। जो शून्य स्थान घेरे लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, सीमित होता है। इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, आई होप सबने बनाए होंगे अच्छे से। चलिए वापस आते हैं। देखिए बल का मात्रक, अच्छा बल का मात्रक कौन नहीं जानते हो, 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बल का मात्रक है न्यूटन। अच्छा, इसका विमिश्र हो जाएगा आपका mLT-2, mLT-2। आगे, किस स्थिर बस के एकाएक चलने पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है? क्यों? ये तो आप लोग पढ़े हैं, गति के एक कारण होगा। अब कौन सा नियम लगता है ये आप लोग जान सकते हैं। यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है और भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है, क्यों? कारण सही समझाना है। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, अच्छा त्रिभुज नियम बताना है। त्रिभुज नियम पूरा का पूरा इसका वीडियो लेक्चर भी है, साथ में नोट्स भी है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर नोट्स देख लेना। वेग और चाल में अंतर, वेग और चाल में अंतर, अच्छा चाल इसी पर मैं बता देता हूँ, पूरा अंतर आप लोग करते रहना, टाइम लग जाएगा पूरा बताने में। वेग कौन सा राशि है, यहाँ पर वेग कौन सी राशि, ये भी एक नंबर में बन सकता था, तो आपका हो जाएगा वेग क्या है, सदिश राशि। वेग क्या है, सदिश। और जो चाल है कहाँ है, ये चाल, चाल क्या है, अदिश, एक अंतर ये बन जाता। उसके बाद एग्जाम्पल और फार्मूला वगैरह जो है उसको नोट कर सकते थे। उसके बाद देखो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न। देखो इस अंतर वाला और जो नियम क्वेश्चंस है परिभाषा वाला, इनको नहीं बता सकता, टाइम जाएगा ना मेरा, पहले ही बता रहा हूँ। पूरा का पूरा PDF आप लोग को सोल्यूशन सहित मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कोई कमेंट नहीं करोगे कि जब आंसर ही नहीं बताना था तो वीडियो क्यों बना रहे हो करके। सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कीजिएगा, पूरा आंसर आप लोग को वहाँ मिल चुका है। ठीक, नहीं तो कई लोग कमेंट करते रहते हो कि आंसर नहीं बता रहे करके। देखो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न। मूल मात्रक जिसको व्युत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं होती। व्युत्पन्न मात्रक जिसको व्युत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे राशि की मात्रक मतलब दूसरे राशि की जरूरत होती है। जैसे मूल मात्रक आपका लंबाई, लंबाई को व्युत्पन्न करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर व्युत्पन्न में देखिए क्षेत्रफल, मान लो क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको दर्शाने के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ी। आगे बढ़ें। विमीय विश्लेषण से अनुप्रयोग की सीमाएं बताना है। सिद्ध कीजिए कि एक समान, ये तो आपका ग्राफ हो गया। घर्षण कोण, ये भी पूरा का पूरा वर्णन वाला है। देखो कोणीय त्वरण, यहाँ आवर्तकाल और आवृत्ति, आवर्तकाल और आवृत्ति परिभाषा आप लोग लिखने हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी या एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाला समय, ये दोनों परिभाषा हो जाएगा। संबंध मैं बता देता हूँ। देखो नू इज इक्वल टू होता है 1/T, जो आवृत्ति होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम, या तो बोल सकते हो आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से दोनों में रिलेशन बैठाने लगूँ तो नू इंटू टी इज इक्वल टू बन जाएगा 1। तो रिलेशन क्या निकला, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल हमेशा 1 होता है, ये आपका संबंध हो जाता। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t है, प्रभावी लंबाई l है, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई l पर और गुरुत्वीय त्वरण g पर। तो l की पावर a और g की पावर b, यहाँ पर l का विमीय सूत्र g का विमीय सूत्र लगाओ और इसके इक्वल में करो, फिर निकल जाएगा। यहाँ से ये कर सकते हो थे। देखो ये हो गया t बराबर k, l की पावर a हो जाएगा और g की पावर b। k हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं बनेगा। समय जानते हैं, आवर्तकाल अभी बताया, समय हो जाएगा। ये l का विमीय सूत्र जानते हो, g का विमीय सूत्र LT-2 कर दो, निकल जाएगा। उसके बाद है हमें दिया था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सिद्ध करना समाकलन विधि से। एकदम बेसिक मेथड है, समाकलन एकदम इंपॉर्टेंट था, मैंने करवाया भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, प्रक्षेप्य पथ, प्रक्षेप्य पथ का मान परवलयाकार होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना था x बराबर t/u, यहाँ से t का मान निकल जाता है x/u, इस तरह से निकालते हैं ना। तो ये तो हमारा था क्षैतिज, इसके बाद निकालते ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति के बाद निकालते क्षैतिज परास, उड्डयन काल, फिर हो जाता। अरे क्वेश्चन हो गया, हाँ ठीक, 20 क्वेश्चन तो है ना, काफ़ी जल्दी हो गया, बता देना चाहिए था कई का आंसर। चलो अच्छा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो अभी बचा। देखो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप है। सिंपल, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो बीच में कौन सा साइन लगा, बीच में कौन सा साइन लगा, ये आपका प्लस का साइन है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो सिंपल है, प्लस करो ना इसको, प्लस का साइन है तो प्लस करो, क्या हो जाएगा। देखो आई कैप और 3 कैप,
आई कैप और 3 आई कैप मतलब 4 आई कैप, 2j और 1j 3j कैप, माइनस के और माइनस के मतलब माइनस का 2k कैप। ये हमारा निकल गया क्या चीज़, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा सेकंड क्वेश्चन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को सेम। अच्छा सो यहाँ पर ना आप लोगों को मॉड निकालना था, मॉड होगा वो मॉड ही है ना, गलती से वहाँ खाली छूट गया, वो मॉड है। तो मॉड निकालने के लिए क्या कर दोगे, इसका पूरा रूट लगा दो, मॉड निकाल देते हैं। अच्छा रूट लगा दिए तो कैसे निकलता है मॉड, 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस -2 का स्क्वायर कर दो, भटक मत इधर उधर देखो, और ये पूरे का रूट। 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 2 का वर्ग 4, 25 और 4 रूट 29, तो रूट 29 हमारा मॉड निकल जाता है। ये आपका दोनों का आंसर। ठीक, एक बचा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस, अरे यार फॉर्मूला आपका है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने अभी निकाला था, क्या निकलेगा, 3 और 1 4 आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, डिवाइड में क्या था रूट 29, इसको अलग अलग तोड़ दो भाई, अलग अलग तोड़ दो, क्या होगा 4/√29 ये हमारा आई कैप, प्लस 3/√29 ये जे कैप, माइनस 2/√29 ये हमारा के कैप। बस इतना करना था और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व। ठीक, आई होप सबका पेपर एकदम अच्छे से गया होगा, मस्त बनाए होंगे। अगर पेपर अच्छा नहीं भी गया तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, त्रैमासिक एग्ज़ाम है, अभी सामने और एग्ज़ाम है ना, तो निराश मत होना अगर कम नंबर आया। फर्स्ट पेपर है, 10th के बाद 11th में जो जंप होता है वो एकदम काफ़ी हाई होता है, इसके बाद ऐसा जंप कभी नहीं मिलेगा। कॉलेज में भी प्रवेश करोगे तो इतना मोटा बुक और कहीं नहीं मिलेगा। 10th में अपन पढ़ते हैं इतना और 11th में हो जाता है वो इतना, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो शुरुआत है, होता है, अगर पेपर नहीं भी बना होगा तो घबराना नहीं, मेहनत करना है। ओके, फिलहाल अपन पूरा आंसर बता चुके हैं, बाकी पूरे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना था अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरा इसका आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए मेहनत कीजिए।